सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है, यानी कि 3 नामों की बीजेपी ने देर रात लिस्ट जारी कर दी। बाड़ी से गिरिराज मिलंगा को टिकट दिया गया है और यही गिरिराज मिलंगा की ही बात करें तो ये कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में कल ही बीजेपी ज्वाइन किया और उसके बाद उनको बाड़ी से टिकट भी दे दिया गया। बाड़मेर से दीपक कड़ावसरा को टिकट दिया गया है और वहीं पचपदरा की बात करें तो अरुण अमरा राम चौधरी को टिकट मिला है, यानी कि 3 सीटों पर, क्योंकि कल बीजेपी अपने 15 उम्मीदवारों के साथ हाजिर हुई थी, लेकिन उसमें भी 3 सीट ऐसे थी जिसमें कि पर्वतसर था, जिसमें कि पचपदरा था और बाड़ी थी और बाड़मेर था। और तीनों जगह से, यानी कि बाड़ी, बाड़मेर और पचपदरा से 3 नाम अब फिलहाल हो गए, यानी इसके साथ बीजेपी अब 200 सीटों पर अपने सारे प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। और आज क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है तो इसीलिए कल ही कयास हम लोग लगा रहे थे कि सारी ही पार्टियां, लगभग बीजेपी और कांग्रेस खासकर, अपने 200 उम्मीदवारों के साथ आ जाएगी। ऐसा ही हुआ। कल दोपहर बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट के साथ 15 उम्मीदवारों के साथ हाजिर हुई थी, लेकिन 3 सीट ऐसे थे जिसपे सहमति नहीं बन पा रही थी। उसके बाद बीजेपी अपनी तीनों सीटों के साथ भी हाजिर हो गई। फिर से आपको बता देते हैं कि पचपदरा से अरुण अमराराम चौधरी को टिकट मिला है, वहीं बाड़मेर से दीपक कड़वासरा को टिकट मिला है और बाड़ी से गिरिराज मिलंगा को टिकट मिला है। बाड़ी से गिरिराज मिलंगा सबसे ज्यादा अहम रहते हैं क्योंकि कल ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और बाड़ी से इनको टिकट भी दे दिया गया। हालांकि गिरिराज मिलंगा ने जिस तरह बताया कि 2 दिनों से कांग्रेस की तरफ से पहले तो उनको बोला गया कि उनको टिकट दिया जाएगा, फिर उसके बाद बोला गया कि उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा, फिर देर रात उन्हें पता चला कि नहीं, ना उनको टिकट मिल रहा है ना उनके बेटे को टिकट मिल रहा है। इसलिए उनको लगा कि इतने साल तक जब जिस पार्टी में हमने काम किया, धरातल पर उतर के कार्यकर्ता की तरह पार्टी को अपने परिवार की तरह समझा, वो पार्टी जब इतने दिनों से भावनाओं के साथ खेल रही हो तो थोड़ा दुख पहुंचता है। इस सारे स्टेटमेंट गिरिराज मिलंगा के ही कल आए थे जब वो बीजेपी कार्यालय में कल दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करने से पहले उन्होंने प्रेस से, यानी कि खासकर न्यूज़ 18 से जब सवाल उन्होंने पूछा गया तो न्यूज़ 18 के सवालों का ही उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद कल बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद बाड़ी से उन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया। अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चलें कि आरएलपी की 7वीं सूची भी जारी हो गई है। 18 प्रत्याशियों के नामों के साथ आरएलपी ने अपनी 7वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें चौहटन से तरुण राय कागा को इस बार मैदान में उतारा गया है। शिव से जालम सिंह रावलोत को बनाया गया है प्रत्याशी। तो 18 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आरएलपी के द्वारा भी कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी, जिसके अध्यक्ष खुद हनुमान बेनीवाल हैं, उनकी भी अब सूची जारी कर दी गई है। आरएलपी की 7वीं सूची, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। न्यूज़ 18 के टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी दिख रही हैं पूरी लिस्ट की। 18 प्रत्याशियों के साथ आरएलपी की ये 7वीं सूची है। शिव से जालम सिंह रावलोत को बनाया गया है प्रत्याशी। ये बड़ी खबर आपको बताते चले। आरएलपी की ये 7वीं सूची है जिसमें 18 उम्मीदवार हैं। तो आरएलपी भी इस बार 200 विधानसभा की सीटों पर इस बार पूरी पुरजोर तरीके से लड़ाई कर रही है, चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की 7वीं सूची भी जारी हो गई। 200 सीटों पर कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को उतार दिया। बड़ी खबर इस बीच में आपको बता रहे हैं, जहां 21 नामों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी गई है और इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम है शांति धारीवाल का, क्योंकि शांति धारीवाल पहले कहते अगर टिकट नहीं मिलेगा तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन उतरेंगे जरूर, पीछे नहीं हटेंगे। तो इसमें एक बड़ा नाम यही है कि शांति धारीवाल को फिलहाल इस 21 नामों की 7वीं सूची में जगह मिल ही गई। उदयपुर वाटी से भगवान राम सैनी, खेतड़ी से मनीषा गुर्जर, धोद से जगदीश दानोदिया और झोटवाड़ा से अभिषेक चौधरी, चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी, कामा से जाहिदा खान का लगातार विरोध हो रहा था। उनके समर्थक और उनके विरोधी पीसीसी वॉर रूम के सामने दिल्ली में, राजस्थान में जाहिदा खान के जो विरोधी हैं वो लगातार विरोध कर रहे थे और समर्थक एक तरफ हाथ में तख्तियां लेकर बैठे हुए थे कि जाहिदा खान को ही उतारना है। फिलहाल 6 सूची में जगह तो नहीं मिली थी जाहिदा खान को, लेकिन 7वीं सूची में कामा से जाहिदा खान को
जगह मिल गई। बाड़ी से बात करें तो प्रशांत सिंह परमार को, टोडा भीम से घनश्याम मेहर को, यहाँ वो नाम बता रहे हैं जो 7वीं सूची में जिनको जगह मिली है, जो देर रात कांग्रेस की तरफ से जारी की गई। अजमेर उत्तर से महेंद्र सिंह रलावता को, नागौर से हरेंद्र मिर्धा को इस बार चुनावी जंग में उतारा गया है। खिवंसर से तेजपाल मिर्धा, सुमेरपुर से हरिशंकर मेवाड़, गुड़ामलानी से कर्नल सोनाराम चौधरी, चित्तौड़गढ़ से सुरेंद्र सिंह जड़ावत, शाहपुरा से नरेंद्र कुमार रेगर, पिपलदा से चेतन पटेल, कोटा उत्तर से शांति धारीवाल, बड़ा नाम कोटा उत्तर से उतारा गया है। कोटा दक्षिण से राखी गौतम को उतारा गया है और रामगंज मंडी से महेंद्र राजौरिया, किशनगंज से निर्मला सहारिया, झालापाटन से रामलाल चौहान। तो ये वो 21 नाम हमने आपको 7वीं लिस्ट के बताए जिनको इस बार जगह मिली गई है। जोटवाड़ा से बात करें तो देखिए अभिषेक चौधरी कांग्रेस से है और राज्यवर्धन सिंह राठौर बीजेपी से है। एक टफ फाइट है। कांग्रेस की 21 नामों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह का टिकट कटा है। एक ये बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। और खेतड़ी से मनीषा गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया है। मनीषा गुर्जर ने कल ही कांग्रेस ज्वाइन किया है और उसके बाद उनको खेतड़ी से भरोसा जताते हुए चुनावी जंग में उतारा गया है। कोटा उत्तर से शांति धारीवाल को टिकट मिला है। हालांकि महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को कहीं जगह नहीं मिली इस बार। वेद प्रकाश सोलंकी को भी चाकसू से टिकट मिला। महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को जैसा मैंने बताया कि टिकट नहीं मिला, लेकिन शांति धारीवाल को जरूर टिकट मिला है। चित्तौड़गढ़ की बात कर लीजिए तो देखिए सुरेंद्र सिंह जड़ावत कांग्रेस से हैं, वहीं नरपत सिंह राजवी बीजेपी की तरफ से हैं। शाहपुरा से बात कर लीजिए, पिपलदा से चेतन पटेल और प्रेमचंद गोचर। देखो भाई, अब चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए और कोटा के विकास के लिए और भी नई योजनाएं बनाने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस हाईकमान ने विश्वास जागृत करके, विश्वास दिखा करके अब मुझे उम्मीदवार बनाने का काम किया है। तो मैं कोटा की जनता को, एक तो गुंडा एलिमेंट है, उस गुंडा एलिमेंट को जो है शराफत क्या कहते हैं ये सिखाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। क्योंकि ये जो गुंडागिर्दी जो शहर में फैली है और जिस तरीके के लोगों के मकानों पे कब्जे करना और जो है उनको तड़ियां देना, उनको धमकियां देना, क्या समझे, ये जिस तरीके की बातें आ रही हैं सामने, मैं इनको सबक सिखाना चाहता हूं। और दूसरा ये कि जो विकास के काम बाकी रह गए और जो किए हैं उनके रखरखाव के लिए ये चुनाव लड़ना चाहता हूं, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और व्यवसाय भी बढ़े यहाँ का, और जो है विकास के काम भी होते रहे। और जो कई काम बाकी हैं, उद्योग लगाना बाकी है, अभी तो उद्योग लगाने की कोशिश करेंगे। तो कोटा में नए उद्योग। धारीवाल साहब, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम उत्साह देखने को मिला रेलवे स्टेशन से यहाँ तक, ये क्या कहता है? भाई अभी तो कार्यकर्ताओं की मेहरबानियां हैं, जुड़ाव है उनका हमसे। तो हवा महल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी और महेश जोशी के घर पहुंचकर उनसे समर्थन मांगा गया। इस दौरान महेश जोशी ने आर तिवारी और सीट से योग्य प्रत्याशी बताया, साथ ही उनको टिकट मिलने पर खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हवा महल सीट से कांग्रेस की जीत तय है। बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने जोशी का टिकट काटकर आर तिवारी को इस बार मैदान में उतारा है। हालांकि वो भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी जब महेश जोशी के समर्थक पीसीसी वॉर रूम के सामने बैठकर हवा महल से सीट देने की बात कर रहे थे। फिलहाल महेश जोशी का टिकट कटा, लेकिन आर तिवारी को अगर उतारा गया मैदान में तो उनकी जमकर तारीफ भी की गई और उन्होंने जीत पक्की बताई हवा महल से कांग्रेस की। मैं ये कह सकता हूँ, हर आदमी की अपनी प्राथमिकता पहली होती है, लेकिन मैं अपनी प्राथमिकता के बाद अगर मेरी प्राथमिकता पूरी नहीं हुई एक अलग बात है। लेकिन पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जो निष्ठा, जो समर्पण आर तिवारी जी का 1975 से लेकर अब तक रहा है, 78 में इंदिरा जी के समय में जेल भी गए, तो ऐसा समर्पण लगातार बना रहना बड़ी बात है। ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिला
मुझे बहुत खुशी है, ये डिजर्व करते हैं। जैसा मैंने कहा भाई, मेरी पहली प्राथमिकता मेरी थी, लेकिन उनके बाद जो टिकट मिला, मैं समझता हूँ पार्टी ने बहुत उचित फैसला किया है। जितना काम महेश जोशी जी ने अपने 5 साल में काम किया, मैं लंबी उम्र के बाद में देखता हूँ कि इन्होंने उसका हेरिटेज लुक जो नया दिया है। वैसे तो ब्रज किशोर जी ने भी किया, हर आदमी करता है। 100% जिताएगा, इनका काम जिताएगा, मेरे को लाभ होगा। इन्होंने जो कुछ किया विधानसभा के लिए, वो काम मेरे आएगा, ये मेरे सौभाग्य की बात है। और अब बारी जयपुर से बड़ी खबर की, जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित प्रदेश दौरा है। 7 नवंबर को राजस्थान के दौरे पर अमित शाह रहेंगे, जिसमें कि कुचामन, मकराना, पर्वतसर में जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। विदियाद में भी चौपाल सभा होगी अमित शाह की। फिर उसके बाद सुबह 11:15 पर कुचामन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कुचामन के बाद से दोपहर के 1 बजे मकराना में भी जनसभा होगी। फिर 1 बजे के बाद दोपहर 2:30 बजे आ जाइए तो पर्वतसर के विदियाद में चौपाल सभा होगी। 2:30 बजे के बाद 3:30 बजे दोपहर में पर्वतसर में जनसभा करेंगे। तो ताबड़तोड़ कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर के ये दौरे का, जहां पर 11:15 से लेकर 3:30 बजे का पूरा शेड्यूल आपके सामने है। और वहीं सीएम गहलोत ने ईडी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक भी बीजेपी नेता के यहां ईडी नहीं गई। वहीं उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, प्रदेश में सरकार रिपीट होगी। ऑफिस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए वो इंटरवीन करे इसके अंदर। चुनाव के अंदर अब एक पार्टियों को, खाली विपक्ष को, एक भी बीजेपी नेता के यहाँ ईडी नहीं गई है। हिंदुस्तान के अंदर इनकम टैक्स नहीं गया है, सीबीआई नहीं गई है। आप सोच सकते हो कि मतलब क्या हो रहा है। ऐसा होता रहेगा तो इनका क्रेडिबिलिटी और कम होगी। उद्देश्य इसके अंदर नहीं मेरा मानना। ये तो बड़ी कंट्री में जहाँ चुनाव होते हैं ना, एक बार टिकट डिक्लेयर होता है तो स्वाभाविक होता है, देखिए गुस्सा आता है कि लोगों को नाराजगी होती भी है, धीरे धीरे शांति होती है। हम लोग संदेश भी करते हैं, उनकी अपील भी करते हैं। पार्टी इंटरेस्ट के अंदर टिकट एक ही हो सकता है, कितनी कोशिश कर लो 2 टिकट नहीं हो सकते ना। तो अगर नाराजगी तो उनको ठीक करेंगे, हम लोग समझाएंगे और मुझे उम्मीद है कि सब समझ जाएंगे। अभी चुनाव जो है वो राजस्थान, खाली राजस्थान इंटरेस्ट में नहीं है, देश के इंटरेस्ट के अंदर भी है। और भीलवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने नेता और पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल को उम्मीदवार घोषित करते हुए नाम का इंतजार खत्म कर दिया है। घोषणा के बाद ओम नारायणीवाल ने कांग्रेस के आलाकमान और जनता को धन्यवाद कहा। इस दौरान उन्होंने विकास, पलायन और ट्रैफिक की समस्या पर चुनाव लड़ने की बात की। ऐसे ही चुनाव के मुद्दे पर ओम नारायणीवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। कांग्रेस पार्टी ने अपनी 6ठी सूची जारी कर दी है। भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ओम नारायणीवाल पर विश्वास जताया, उन्हें टिकट दी गई है। हमारे साथ ओम नारायणीवाल, आइए इनसे बात करते हैं। किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतरा जाएगा? लगातार राजनीति में आप सक्रिय रहे हैं, नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं भीलवाड़ा से, लगातार लोगों से कनेक्टिविटी भी रही है आपकी। अभी तो सबसे पहले तो मैं पार्टी के हमारे आला नेताओं को, आला कमान को सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है मेरे पर विश्वास जताया। और उससे पहले मैं आम भीलवाड़ा के जनता का भी धन्यवाद देता हूं। जिस तरह 20 सालों से शहर में भाजपा के विधायक हैं, 10 साल से सांसद हैं और भीलवाड़ा की जो दुर्गति हो रखी है, 15 साल से इनके चेयरमैन हैं नगर परिषद में, तो जो दुर्गति भीलवाड़ा की हो रखी है वो मुँह से, हम शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास का पर्याय रही है। तो मैं इन जो है शहर में मेन जो आज प्रमुख समस्याएं हैं, जिस तरह आज इंडस्ट्री का जो प्लान हो रहा है, तो कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ लगे और ये रोजगार यहाँ बचे, और जो भी आज दूषित पानी जो निकल रहा है उससे भी आम जनता को भी राहत मिले, किसानों को राहत मिले। ये थे हमारे साथ ओम नारायणीवाल। कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दिया है। वहीं भाजपा से लगातार 3 बार जीत रहे विठल शंकर अवस्थी को टिकट मिला है। बहुत ही रोचक मुकाबला रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।
राजस्थान पूरी तरह से चुनावी माहौल में ढल चुका है। दिग्गजों की साख दांव पर है। ऐसे में कई नेताओं के पार्टी ने टिकट काट भी दिए, जिनमें खिलाड़ी लाल बैरवा और गिरिराज मलंगा का नाम भी सामने आया है। कांग्रेस ने दोनों नेताओं के टिकट काट दिए। टिकट कटने से आहत होकर गिरिराज मलंगा ने तो बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ी लाल बैरवा ने बसेड़ी से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही। जनसभा के दौरान बैरवा तो रो भी पड़े। और जो फैसला हुआ है उस फैसले से ये लोग अप्रसन्न हैं। सभी की राय बन के आई है कि मुझे फार्म भरना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। 5 साल सेवा की, मैं कभी चाहता नहीं था। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अभी मेरा मन नहीं था, मैं तो आना नहीं चाहता। इन कार्यकर्ताओं की पोजीशन और उनका जो रुद्र थी, और यहाँ तक बात आ गई कि आपके साथ हम रहे, आप पीठ से आगे भाग रहे हैं, तो मेरे को हर टच करिए। मैंने कहा जाऊँगा, आपके बीच में रहूँगा, जो भी फैसला करोगे। आप कहोगे कुएं में गिरना है तो मैं कुएं में गिरूंगा। टोंक जिले के किसानों ने सिंचाई का पानी नहीं मिलने पर पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। इस बार बारिश कम होने के बाद बीसलपुर बांध से नहरों में सिंचाई का पानी नहीं मिलने से नाराज किसानों ने आज गांव बंद का ऐलान भी किया। कलेक्ट्रेट ऑफिस से कोई जवाब नहीं मिलने पर किसानों ने ये फैसले लिए। बीसलपुर से नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। अभी किसानों ने एक ही नारा दिया हुआ है, पानी नहीं तो वोट नहीं। उसी पहल पर गांव बंद हुए। 3 विधानसभा क्षेत्र जिनमें वोट प्रभावित होंगे, वोट प्रतिशत काफी नीचे चला जाएगा। चुनाव आयोग भी संज्ञान ले। और अब बात करौली के जिला मुख्यालय की, जहां पर सड़कों पर हो रहे गड्ढों पर नगर परिषद की ओर से इन दिनों पेच वर्क और नाली क्रॉसिंग के कार्य कराए जाना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर बीजेपी भी हमलावर हो गई। बीजेपी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए निर्वाचन विभाग से शिकायत की और मामले पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। इसी प्रकार से करौली नगर परिषद क्षेत्र में लाखन मीना के दबाव में पेचवर्क का काम हुआ है ताकि अपने वोटों को प्रभावित कर सके, और ये काम करवाया नगर परिषद के आयुक्त श्री नरसिंह मीना ने। इसलिए दोनों अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से चुनाव आयोग करौली से हटाएं और इनको एपीओ यहाँ से किया जाए। और इस बीच दौसा से बड़ी खबर बता दें, सावरियों से भरी बस रेलिंग तोड़कर रेलवे ट्रैक पर गिरी है, जिसमें भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हरिद्वार से जयपुर ये अनियंत्रित होकर बस जब जा रही थी, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली जयपुर रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। डीएम कंवर चौधरी, एसपी वंदिता राणा ने निरीक्षण किया। अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में अतिरिक्त टीम तैनात की गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दौसा से दिखा रहे हैं। हरिद्वार से जयपुर ये बस जा रही थी, तभी अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिसमें 4 यात्री की मृत्यु हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में टीम मौजूद है, घायलों का उपचार जारी है। मौके पर वंदिता राणा और एसपी पहुंचे हैं, डीएम पहुंचे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में ही दर्दनाक हैं। बस जिस तरह से पलट के गिरी हुई है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यह अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़कर, ब्रिज की हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां से तोड़ के बस नीचे गिरी है। अनियंत्रित होकर ये बस पलटी है। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दौसा से। 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहले तस्वीर में जहां बस रेलिंग तोड़कर, ब्रिज को तोड़कर नीचे गिरी। दूसरी तस्वीर जब घायलों को हॉस्पिटल लाया गया एम्बुलेंस में, और अंदर हॉस्पिटल की तस्वीर भी जब घायल का इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि जिस तरह तस्वीरें दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि 20 से ज़्यादा हॉस्पिटल में शायद बेड नहीं मिला, इसलिए मरीजों का नीचे ही इलाज चल रहा है। क्योंकि हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, वो आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन जिस तरह वहाँ पर पुलिस खड़े हैं और मौका मुआयना कर रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि वहाँ पर हॉस्पिटल। इस खबर पर हमारे संवाददाता आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, एक बड़ा सड़क हादसा हुआ
इसमें क्या जानकारी है और अनियंत्रित कैसे ये बस हो गई? बिल्कुल, ये रात करीब 2:15 बजे का घटनाक्रम है और अब ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। दौसा में नेशनल हाईवे 21 के नीचे होकर रेलवे ट्रैक जा रहा है और ऊपर होकर नेशनल हाईवे 21 था, और ये जो बस थी जो हरिद्वार से जयपुर जा रही थी, इसी दौरान अनियंत्रित हुई और डिवाइडर को तोड़ती हुई रेलवे ट्रैक पर आ गिरी और जिसके कारण ये पूरा हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, मृतकों में 2 महिलाएं शामिल हैं। कुल 24 लोग घायल हैं, जिनमें से 5 गंभीर घायल हैं जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है। जैसे ही यह हादसा हुआ तो रेलवे के राहत बचाव कार्य की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई। साथ ही दौसा के डीएम कमर चौधरी के नेतृत्व में दौसा जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। रात को करीब 3 से 4 घंटे तक राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया है। उसके बाद में जो बस है, बस को ट्रेन के माध्यम से दूर हटवा दिया गया है और अब दोनों बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरिद्वार से जयपुर बस जा रही थी, तब अनियंत्रित होकर बस पलटी जिसमें 4 की मौत और 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। अब बारी करौली से बड़ी खबर की, जहां पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली ने टेम्पो को टक्कर मारी है और इस सड़क हादसे में 3 की मौत और 5 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को करौली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शव हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी लाखन सिंह मीणा भी हॉस्पिटल पहुंचे। लाखन सिंह मीणा ने घायलों का कुशल क्षेम जाना और चिकित्सा कर्मियों ने घायलों के उपचार की जानकारी भी ली।